ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडियो वीडियो चेक करो। ज्वाइन किए थे सुबह क्लास? सोए थे लेकिन, है ना? अंशुल थे, तुम नहीं थे? हाँ, तुम तो नहीं थे, ध्यान है मेरे को। जो ये भी शायद नहीं थी। आपका मेल क्लास होने के बाद मेरे पास आता कैसे? है। कल रात को सेंड कर दिया था मैं। कल मैं 7:30 बजे भेजा था। शाम को 7, 7:30 बजे भेजा। मैं वैसे आपकी क्लास के बाद ही लॉगिन किया था मेल। आप तो इसीलिए तो पहले कैसे आएगा? स्कूल से क्या था? स्कूल में आया था ना एक दिव्य आदित्य आया था कल एक। अकेले आया था जो। कल से नहीं आएगा और वो भी। आज सुबह तक बोला हम्म। मैं तेरे को रुकूंगा नहीं, हम्म। लेकिन तू अकेले जाके करेगा क्या तू मेरे को। मेरे को बोला मिलिंद को, मैं इतना बोला चल चल चल, नहीं आया मिलिंद। चलो स्टार्ट करेंगे। करना हेडिंग करना। न्यू चैप्टर है यहाँ पर भी। हेडिंग है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फिर भी बहुत जन आए थे आज सुबह, मतलब अब ऐसे ज्वाइन कर करके सो गए होंगे अलग बात है। कॉन्सेप्ट काफी में कम थे, इंग्लिश क्लास आज वाली तब भी ज्वाइन कर ली थी स्टार्ट सब करते। साइंस और कॉमर्स के मिक्स अरे साइंस कॉमर्स मिक्स होंगे ना। अकाउंट्स में। वही बोल खाली कॉमर्स वाले सब भी ज्वाइन कर लिए नहीं नहीं स्टार्ट नहीं, करते। ऐसे नहीं होगा। कितना? अकाउंट्स में 45 45 के आसपास आ गए थे आज। बीएससी में नहीं इतना 32 तक था BSc। इसी में क्या पता कैसे तो थे सर, इतना बोरिंग। वही तो। करना हेडिंग करना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है। आजकल अलग मोड में पढ़ते हैं बता, पहले जो था वो मोड नहीं है आजकल उनके पढ़ाने वाला। हम्म। पहले से ऐसे बोलते थे। लिखो लिखो लिखो। करना हेडिंग करना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है। इसमें इतना सा है कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब था कि पार्टनरशिप खत्म हो गया पार्टनर्स के बीच में, हाउएवर द अदर पार्टनर में डिसाइड टू कंटिन्यू। ठीक है। जैसे कि आपस में पीएसआर बदल गया तो पुराना एग्रीमेंट क्लोज हो गया, डीड बदल गया, नया डीड स्टार्ट हो गया। एडमिशन हुआ तो एक नया पार्टनर आया, पुराना वाला खत्म हो गया, अब नए से एक नया एग्रीमेंट से स्टार्ट हो गया। तो वो सबको बोलते थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलते थे उसको। यहाँ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। कौन सा वाले को? हाँ, पार्टनरशिप डीड मतलब सोच लो पुराना पार्टनरशिप डीड क्लोज हो गया और थोड़ा चेंजेस के साथ नया वाला स्टार्ट हुआ, या तो वो चेंजेस इधर ड्यू टू पीएसआर हो, या ड्यू टू एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, या फिर डेथ हो। ठीक है। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब है कि पूरा का पूरा पार्टनरशिप फॉर्म ही क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, बंद हो रहा है। ठीक है। तो जब भी पार्टनरशिप फॉर्म बंद होगा, हाँ, हमको क्या करना होगा? सबसे पहला जितना भी एसेट्स है, सारे एसेट्स को हम लोग सेल करेंगे, क्योंकि फॉर्म बंद हो रहा है। अब क्या काम करें? जैसे मैं ये सोच लो बंद कर रहा हूँ, तो ये कंप्यूटर, वेकॉम, प्रोजेक्टर मेरे क्या काम कर, ये सबको मैं बेचूंगा। तो सबसे पहला काम है कि सारा जो एसेट्स है उसको हम लोग सेल करेंगे। ठीक है। अब एसेट सेल करने से पैसा रियलाइज होगा। अब ये जो पैसा रियलाइज होगा, हमको 3 प्रकार के लोगों को पैसा देना है। एक है आउटसाइड लाइबिलिटी, जैसे कि हो गया क्रेडिटर्स, बैंक से लिया हुआ लोन, या कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब प्रकार का जो खर्चा है
या लाइबिलिटी, ये सबको हम पे ऑफ करेंगे। ये सबको पे करने के बाद भी पैसा बचा तो फिर बारी आएगा किसका, पार्टनर्स का। पार्टनर्स को पैसा वापस मिलेगा। अब पार्टनर्स को जब हम पैसा वापस करेंगे तो पहले हम लोग चुकाएंगे पार्टनर्स लोन का पैसा। मतलब अगर हम कैपिटल को छोड़ के पार्टनर से कुछ एक्स्ट्रा पैसा ले रखें इन द फॉर्म ऑफ लोन, तो वो लोन का पैसा हम लोग चुकाएंगे, ठीक है। उसके बाद जाकर पार्टनर को हम लोग उनका कैपिटल का पैसा वापस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हो गया एसेट को बेचो और बाहर की लाइबिलिटीज को पे ऑफ करो। ये करने के लिए एक अकाउंट बनता है, अकाउंट का नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है। सबसे पहला जैसे वहां हो गया, सबसे पहला स्टेप था रीवैल्यूएशन बनाना, यहाँ सबसे पहला स्टेप है रियलाइजेशन बनाना, ठीक है। सेकेंड हम सीखेंगे पार्टनर्स लोन को रीपे करना, डेट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट हम लोग बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बनाएंगे थर्ड अकाउंट, डेट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब पुराने चैप्टर्स में क्या होता था, बैलेंस शीट टैली किया तो हम ये समझते थे कि हाँ हम लोग क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लोग सारे एसेट को बेच देंगे, सारा लाइबिलिटी लोन कैपिटल सब पैसा वापस कर देंगे, तो अल्टीमेटली फर्म का जो कैश या बैंक का बैलेंस होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो हमको कैश और बैंक अकाउंट बनाकर ये बात चेक करना है कि ये नील हुआ या फिर नहीं। तो आखिरी अकाउंट जो बनेगा वो होगा कैश और बैंक अकाउंट। ये अगर टैली करता है, मतलब इसका क्लोजिंग बैलेंस अगर ज़ीरो आता है, डेट मीन्स कि हम लोग डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सही कर रहे हैं। जैसे वहाँ बैलेंस शीट टैली करने से हम मानते हैं सही चल रहा है, वैसे यहाँ पर कैश बैंक टैली करने से हम ये मानते हैं कि आंसर सही है, ठीक है। क्या चीज़, अब फॉर्म बंद हो गया, फॉर्म बंद हो गया तो एसेट नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है, कैपिटल नहीं है, कुछ नहीं है, तो बैलेंस शीट के लिए कुछ है ही नहीं, जीरो है बैलेंस शीट, ठीक है। तो बैलेंस शीट नहीं बनता इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बनेगा सीरियल ऑर्डर में, सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और चौथा कैश या बैंक अकाउंट। और ये करेगा टैली, ये करेगा टैली, इसका मतलब है हमारा आंसर सही जा रहा है, ठीक है। ये 8 मार्क्स क्वेश्चन है, ये 8 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन है जहाँ पर ये सारा अकाउंट हमको बनाकर दिखाना होगा। क्लियर है कैसे जाएगा चैप्टर। सीरियली हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑब्वियसली पढ़ेंगे हाउ टू मेक रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट संडे टेस्ट है रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कुछ लिखे नहीं थे ना, 7 नंबर में कुछ रेशियो लिखा था, मैं वहाँ लिख के वहाँ ले लिया। मैं पढ़ा नहीं कि कैपिटल के हिसाब से रेशियो। थोड़ा बहुत अच्छा किए तो इसीलिए, ठीक है। और डेथ में क्या ना उतना है भी नहीं, तो एक 20 मार्क का टेस्ट संडे को जो रहेगा इस बार, रिटायरमेंट एंड डेथ, ठीक है। मिलिंद टेस्ट है, देना है। और कौन नहीं दिया था तुम में से, अरमान दिए हो टेस्ट, ऑनलाइन दियोगे तुम, और ऑनलाइन थोड़ा कोशिश करना ना देने का, है ना। सर लास्ट वाला बता दीजिएगा टेस्ट का। हाँ सर नॉन एक बार चेक हो जान दो क्या गलती हो रहा है, देख लेता हूँ पूरा फिर बताऊंगा, ठीक है। वो नहीं पढ़ा है अभी। लिखो, हेडिंग है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। सन तो तुम सोच लो हर संडे अकाउंट्स टेस्ट है, उसके हिसाब से पढ़ते रहना जो पढ़ रहे हम हर हफ्ता, ठीक है। हर संडे टेस्ट लिखना। इस संडे लेंगे तो फिर उसके नेक्स्ट संडे के लिए ये चैप्टर आ जाएगा, डिसोल्यूशन खत्म हो जाएगा 6 क्लास में, 3 ये हफ्ता का 3 नेक्स्ट हफ्ता, तो रेडी हो जाएगा चैप्टर टेस्ट के लिए। लिखना डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स
business of the firm is discontinued. Business of the firm is discontinued. As a result of which the relationship among the partners comes to an end. उनके बीच में आपस में जो भी रिलेशनशिप था, it comes to an end because the firm is dissolved. Full stop. All the assets are realized. All the assets are realized and liabilities are paid off. All the assets are realized and liabilities are paid off. नेक्स्ट पैराग्राफ करना. We have to prepare following accounts. We have to prepare following accounts. Point number 1. रियलाइजेशन अकाउंट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है. अगर ये सही बनेगा तो बाकी हो जाएगा, फिर बाकी इजी है बहुत. रियलाइजेशन अकाउंट, जनरल एंट्री भी पूछ सकता है, और बल्कि ज़्यादातर तो अगर जैसे पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन नहीं आता है तो जर्नल का क्वेश्चन आता है. इससे बिट बिट दे देगा तुमको, हर का जर्नल एंट्री करके बता. पार्टनर्स लोन अकाउंट, दो प्रकार का लोन हो सकता है, एक लोन बाय पार्टनर और एक लोन टू पार्टनर. याद है पहला चैप्टर फंडामेंटल्स है ना, तो दो अकाउंट पढ़ेंगे इसके अंदर हम. थर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लास्ट वन कैश और बैंक अकाउंट. हेडिंग करना पॉइंट नंबर 1 रियलाइजेशन अकाउंट. ठीक है, देखना एक बैलेंस शीट में क्या क्या रह सकता है. सबसे पहला हमको देखना होगा, एक बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में एक कैपिटल होगा ज़्यादा से ज़्यादा, पार्टनर से लोन होगा, कोई प्रकार का रिजर्व्स हो सकता है, और बाकी सब लाइबिलिटी रहेगा, क्रेडिटर लोन वोन करके. ठीक है, इधर साइड में एसेट्स ही तो रहेगा खाली,
ठीक है। अब एसेट्स में नॉर्मल एसेट फर्नीचर मशीनरी डेटर ये सब तो रहेगा ही, ठीक है। उसके अलावा अगर पार्टनर से मतलब पार्टनर को हम लोन दिए हैं तो वो एक होगा पार्टनर्स लोन ज़्यादा से ज़्यादा। डेटर इसमें आ गया, फर्नीचर मशीनरी सब नॉर्मल स्टॉक वगैरह सब उसमें आ गया नॉर्मल एसेट में। उसके अलावा एक कैश बैंक का बैलेंस हो सकता है, ठीक है। और हाँ गुडविल भी आ गया इसी में ही, गुडविल भी इसी में आ गया, ठीक है। कोई फिक्टिशियस एसेट हो सकता है जैसे कि वो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस वाला, ठीक है। अब सबसे पहला काम है जब हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं हम एसेट्स को बेचेंगे। फर्स्ट काम है कि हम एसेट्स को बेचेंगे। अब वो एसेट को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जो कि हम सेल करने वाले हैं, ठीक है। कुछ एसेट्स है जो सेलेबल नहीं होता है, जैसे कि फिक्टिशियस एसेट सेलेबल नहीं होता है। कहाँ बेचने जाओगे, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, कहीं बेचने तो नहीं जा सकते, तो ये बिकेगा नहीं। तो इस क्योंकि ये सेल नहीं होगा, एक प्रकार का एक्यूमुलेटेड लॉस है ये, इसको हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्या हम कैश और बैंक को बेच सकते हैं? क्या तुम 500 रुपए के नोट को बेचोगे, कितना मिलेगा? 500 ही मिलेगा, सेलेबल नहीं है। तो कैश या बैंक का बैलेंस सेलेबल नहीं है। प्लस पार्टनर का लोन जो है वो तो हम अलग से डील करने वाले हैं, पार्टनर लोन अकाउंट बनाकर ऊपर बनेगा ना, ये बताया हूं। तो हमको सारे एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में भेजना है, सारा एसेट एक्सेप्ट क्या को छोड़ना है समझो, बाकी सबको तो भेजना ही है। क्या को नहीं भेजना है? जो बेच नहीं सकते। क्या क्या बिकेगा नहीं? पहला पार्टनर लोन, दूसरा कैश बैंक, तीसरा फिक्टिशियस एसेट। तो ये 3 एसेट को छोड़कर बाकी जितना भी एसेट होगा बैलेंस शीट में, चाहे वो गुडविल, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, कुछ भी प्रकार का खर्चा क्यों ना हो, मतलब एसेट क्यों ना हो, सारे के सारे को हम ट्रांसफर कर देंगे कौन से अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट। हाँ पेटेंट्स भी बिकता है, पेटेंट्स, फॉर्मूला, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट सब बिकता है, इंटेंजिबल्स तो सारा बिकता है ना। तो ये आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होगा? आउटस्टैंडिंग इनकम वो भी जाएगा प्री, मतलब तुम्हारा ये अनअर्न्ड, ये एक्रूड अनअर्न्ड बोल रहे तो एक्रूड भी जाएगा, अनअर्न्ड भी जाएगा, दोनों आएगा। जैसे कि सपोज इसमें हम लोग क्या करें, एसेट्स को बेचने वाले हैं ना। जैसे कोई एक्रूड इनकम है 10,000 का, इसका मतलब क्या है, हमको 10,000 रुपये किसी से मिलने वाला, तो हम वो पैसा लेंगे उससे 10,000। सेल सेल करना मतलब क्या, उसको रियलाइज करेंगे, जो सेल होगा सेल करेंगे और बाकी से पैसा लाना है, जैसे डेटर है पैसा लाएंगे उससे, ऐसे करके सबसे पैसा ले लेके आएंगे ताकि हम उस पैसे से लाइबिलिटी को पे करते जाए और एसेट जीरो होता जाए, ठीक है। ये सोचो दुकान बंद हो रहा है, दुकान बंद करने से क्या करोगे, सब बेच बाच के खाली करोगे दुकान, तो दुकान बंद होगा। हाँ डिस्काउंट डिस्काउंट देंगे, बेचेंगे मतलब कैसे ना कैसे करके, ठीक है। लिखो हेडिंग है रियलाइजेशन, लिखो उसके अंदर इट इज प्रिपेयर्ड to calculate profit or loss on realization. Full stop. Following entries are passed. रिजर्व का सुपुर्द अभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। रिजर्व हम देखेंगे आगे चल के, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको, बाद में देखते हैं उसको, ठीक है। देखना पहला एंट्री, पॉइंट नंबर 1, पहला काम है एसेट को ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में।
for closing the asset account. इतना उसके अंदर पहले कौन कौन से एसेट को भेजेंगे, ऑल एसेट्स। बहुत बार वो गुडविल का डाउट होता है तो लिख लो इंक्लूडिंग गुडविल, all assets including goodwill except fictitious assets, cash, bank, loan to partner, एंड एक और मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, वो है कैपिटल अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस हुआ कभी तो हम वो साइड में लिखते हैं, या करेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है तो उसको हम उस साइड में लिखते हैं, एसेट साइड में। तो वो भी एक प्रकार का कैपिटल, करेंट तो बाद में बनेगा ही, कैपिटल अकाउंट हम अलग से बनाने वाले हैं, ठीक है। एंड पार्टनर्स कैपिटल मतलब डेबिट बैलेंस वाला या करेंट अकाउंट, अगेन डेबिट बैलेंस, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस वाला तो उधर दिखा रहा होगा लाइबिलिटी साइड में ना, और ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। किसको किसको छोड़ दिए, ध्यान रहेगा, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट, क्योंकि सेलेबल नहीं है छोड़ दिए, कैश बैंक नहीं बेच सकते छोड़ दिए, बाकी सबको हम अलग से अकाउंट बनाने वाले इसलिए छोड़ दिए, लोन टू पार्टनर अलग से बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अलग से बनेगा, तो वो सबको हम छोड़ दिए एक बार, ठीक है। एंट्री realization account debited to assets account, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, एसेट का डेबिट बैलेंस है उसको क्लोज करेंगे तो एसेट क्रेडिट होगा, रियलाइजेशन डेबिट, ठीक है। लिखना नरेशन बीइंग assets transferred at book value, being assets transferred to realization at book value, clear है इतना। नेक्स्ट सेकेंड एंट्री, अभी बुक वैल्यू में ट्रांसफर किए, फिर मार्केट वैल्यू में बेचेंगे, जितना में बिके, ज़्यादा में भी सेल हो सकता है, कम में भी सेल हो सकता है, उसका अलग से एंट्री होगा, सेल का आएगा अभी जस्ट इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, बुक से देखना नहीं, ठीक है, क्योंकि बुक में बहुत आगे पीछे दिया एंट्री, हम बुक के सीरियली ऑर्डर में नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हाँ जब हम सब कुछ पढ़ लिए होंगे तो बुक का भी सब कवर हो ही जाएगा, ठीक है। बुक देखोगे तो लगेगा ये छूट गया वो छूट गया, फिर
यहाँ पे भी छूट जाएगा, वहाँ पे भी छूट जाएगा, ठीक है। देखना फॉर लास्ट में जब पढ़ना खत्म हो गया होगा कुछ नहीं छूटेगा। फॉर क्लोजिंग दी लाइबिलिटीज, सेकेंड काम है लाइबिलिटीज को क्लोज करना। लिखना ऑल आउटसाइड लाइबिलिटीज, all outside liabilities are transferred to realization account. All outside liabilities are transferred to realization account. ठीक है। अब यहाँ पे लाइबिलिटी में कौन सा लाइबिलिटी बोल रहा है? आउटसाइड लाइबिलिटी, मतलब पार्टनर्स को छोड़कर बाकी जो लाइबिलिटी है वो सबको हम बोलते हैं आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है। क्या एंट्री होना चाहिए लाइबिलिटी ट्रांसफर करने का? लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको ट्रांसफर करने के लिए उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, करना एंट्री। liabilities account debited to realization account. Narration being liability transferred to realization, being liabilities transferred to realization. उठा ले जाएगा पुलिस, पब्लिक में बजाओगे तो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, being liabilities transferred to realization। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा? एसेट बेचेंगे। ठीक है। फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एक लिख रहा हूं, कुछ बाद में समझेंगे क्या है। ठीक है। वेदर लिख लो तुम भी, वेदर रिकॉर्डेड और वेदर रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड, बाद में देख लेंगे क्या होता है ये। ठीक। when assets are sold for cash, एसेट बेचे पैसा मिला, क्या एंट्री होना चाहिए? पैसा तो आएगा, पहली बात तो कैश तो डेबिट होगा, इतना श्योर है, कैश तो डेबिट होना है क्योंकि पैसा तो आ रहा है। ठीक है। लेकिन बाकी सब ऐसे तो ठीक है। हाँ, टू एसेट होता करेक्ट था, लेकिन क्योंकि एसेट को हम रियलाइजेशन में भेज चुके हैं, एसेट तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है, अब हमको रियलाइजेशन के थ्रू सारा रिकॉर्ड करना है, तो एंट्री होगा कैश टू रियलाइजेशन। समझ में आ रहा है? नहीं, इसमें क्या करना है देखना, जैसे एसेट है 10,000 का लेट से। ठीक है। तो हम क्या किए थे, रियलाइजेशन टू एसेट 10,000 10,000 ऐसे पास कर दिए।
अब जो हमको एंट्री करना है यहाँ पर, हो सकता है कि एसेट 10 से कम में भी सेल हो, 10 में भी सेल हो, या उससे ज़्यादा में भी सेल हो। हमको उसको अभी रिकॉर्ड नहीं करना। हम अभी एंट्री करेंगे कैश टू, 9 में बिका तो 9,000 लिखेंगे, 10 में बिकेगा तो 10,000 लिखेंगे, और अगर 11 में बिकेगा तो हम 11,000 लिखेंगे। प्रॉफिट लॉस एक साथ निकालेंगे। जैसे रिवैल्यूएशन में क्या करते थे, प्रॉफिट लॉस एक बार में बैलेंसिंग फिगर निकालते थे, वैसे यहाँ पर भी रियलाइजेशन में एक बार में बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो अभी जितना में मार्केट वैल्यू जितना में बेचे उतना में रिकॉर्ड करेंगे। अगर 9 में बिका तो कैश टू रियलाइजेशन 9,000, 10 में बिका कैश टू रियलाइजेशन 10,000, 12 में बिका कैश टू रियलाइजेशन 12,000, जितना में बिका उतना में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लिखना। कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, अमाउंट में लिखना विथ सेल वैल्यू, ध्यान भी रहेगा सेलिंग प्राइस लिखना है यहाँ पर, जितना में भी सेल हो। इस जगह छोड़ दो, ऐसे बाद में लिखेंगे इसको बी और सी। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा लिखने से, जगह छोड़ देना। ठीक है, एक एक एंट्री आएगा दोनों में, ऐसे ही जितना जगह ए में लगा उतना ही लगेगा बी और सी में। ठीक है, नेक्स्ट, एसेट बेच दिए, अब लाइबिलिटी को पे कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, लाइबिलिटी पे करना है, मेन हेडिंग पॉइंट नंबर 4। फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, recorded or unrecorded. नेक्स्ट काम है लाइबिलिटीज को पे ऑफ। क्या एंट्री करेंगे लाइबिलिटी पे ऑफ करने से? सब लाइबिलिटी को रियलाइजेशन में ले आए, रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है, लिखो ऑन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, एक पॉइंट और आएगा यहाँ पर, छोड़ देना जगह, पॉइंट नंबर बी। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अभी हम लोग बहुत सारा गैप्स छोड़े हैं, धीरे धीरे करके बेसिक्स पढ़ने का फिलअप करेंगे, क्योंकि एडवांस टॉपिक है वो सब। ठीक है, जो बेसिक अभी तक हम पढ़े हैं वो इतना ही है। एसेट को हम रियलाइजेशन में लेके आए, सारे एसेट को ले आए एक्सेप्ट जो सेल नहीं करना है या फिर जिसके लिए अलग से अकाउंट है, जैसे कि फिक्टिशियस एसेट, कैश, बैंक, ये बेचना नहीं है और बाकी के लिए अलग से अकाउंट है, इसको छोड़ दिए, बाकी को एसेट में ले आए। ठीक है, बाकी को रियलाइजेशन में ले आए, फिर बाहर वाला सारा लाइबिलिटीज को ले आए। ठीक है, नेक्स्ट एसेट को बेच दिए, कैश टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटी पे कर दी, रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है, नेक्स्ट जो भी प्रॉफिट लॉस होगा हिसाब कर लेंगे, पॉइंट नंबर 5।
फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। अब या तो ओवरऑल रियलाइजेशन में प्रॉफिट आ रहा होगा, अगर एसेट ज़्यादा में बेचे हैं तो प्रॉफिट दिख रहा होगा, और एसेट बाई चांस कम में बिका है तो हमको लॉस दिख रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, तो या तो प्रॉफिट या लॉस, जैसे रिवैल्यूएशन में या तो प्रॉफिट या तो लॉस। फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन क्या एंट्री होना चाहिए, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच। तो पार्टनर्स को पैसा मिलेगा, क्रेडिट होगा, और रियलाइजेशन डेबिट होगा, एंट्री। रेशियो का चिंता नहीं, एक ही तो रेशियो है वहां पर, वही रेशियो में बटेगा। ठीक है, कुछ ओल्ड नहीं उसमें है नहीं। फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन उल्टा एंट्री होगा। ठीक है, इतना में हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट का। अब जो गैप छूटा हुआ है उसमें कुछ एडवांस चीज आएगा, जैसे कोई एसेट पार्टनर ले लिया, पीबीडीडी वीबीडीडी का क्या करना, आईएफआर डब्ल्यूसीआर का क्या करना, ये सब का एडवांस टॉपिक एक एक ऐड होता जाएगा। लेकिन बेसिक पढ़ लिया हम लोग कि सबसे पहले एसेट ट्रांसफर करो, लाइबिलिटी ट्रांसफर करो, एसेट बेचो, लाइबिलिटी पे करो, प्रॉफिट लॉस निकाल दो। ठीक है, एक एग्जाम्पल करेंगे, उतना पढ़ा हुआ का लिखना एग्जाम्पल। पचास हजार, 40 हजार। ये लोन दिया 20 हजार का, जनरल रिजर्व है 50 हजार का, क्रेडिटर्स है 25 हजार का, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 15 हजार का। ये बैलेंस शीट है, टैली कर रहा है कितना में, 70 और 90, कितना हो रहा है टोटल, 2 लाख शायद, 2 लाख। ठीक है, उधर साइड एसेट साइड। ये कर रहेगा जो टैली, 20 कर दो, 2 लाख। ठीक है, देखो उसके बाद
A and B decided to dissolve the firm. Furniture and machinery realized 10% less than book value. Stock realized 22,000. Debtors are settled for 28,500. और liabilities are paid. क्लियर है क्वेश्चन एकदम? ठीक है, अब इसमें हम लोग को सिर्फ एंट्री करना है अभी, फिर हम लोग रिलेशन अकाउंट सीखेंगे बाद में। ठीक है, सबसे पहला काम क्या क्या है? एसेट को ट्रांसफर करना रियलाइजेशन में। कौन कौन से एसेट को छोड़ के बाकी जाएगा? P&L डेबिट बैलेंस, दिस इज फिक्टिशियस एसेट। कैश नहीं जाएगा क्योंकि कैश तो सेलेबल है नहीं, बाकी सब जाएगा। ठीक है, करना एंट्री नंबर 1। कौन सा वैल्यू में? जितना में है या जितना में बेचे हैं? जितना में है। बेचने वाला एंट्री कब काम आएगा? जब कैश वाला में, तब काम आएगा कितना में सेल हुआ है। ठीक है, अभी बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में लिखा है उसको कॉपी करना है, पहला में लिखो, एंट्री नंबर 1 करो। एंट्री 1। हाँ नहीं नहीं नहीं, सारे एसेट के एक एक करके नाम लिखेंगे। ठीक है, एंट्री, हाँ नहीं नहीं, अलग अलग लिखेंगे। एंट्री रियलाइजेशन, 2 फर्नीचर, 2 मशीनरी, 2 स्टॉक, 2 डेटर्स, लिखो। हाँ हाँ हाँ, 2 एसेट नहीं करेंगे, मतलब मेरा वो बोलना था, एक साथ बोल के। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड 2, एक साथ सारा। 2 फर्नीचर, और शॉर्टकट मारते हैं ना, 2 एसेट लिख देंगे बोलते हैं। तो स्टॉक, 2 डेटर्स। अमाउंट आएगा बुक वैल्यू। ठीक है, तो 40, 50, 20, 30, 1,40,000। नेक्स्ट काम क्या है? लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना रियलाइजेशन में। ठीक है, कौन कौन सा लाइबिलिटी साइड से क्या क्या जाएगा? कैपिटल तो नहीं जाएगा, अलग अकाउंट है कैपिटल का। एस लोन नहीं जाएगा, रिजर्व है, ये तो लाइबिलिटी थोड़ी है। जाएगा क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, मारो, ट्रांसफर करो, एंट्री करो। अमाउंट है 25,000 क्रेडिटर्स का, 15,000, 40,000। ठीक है, नेक्स्ट एसेट को बेचेंगे। एक साथ लिख सकते हैं, रियलाइजेशन 2,
कैश, ठीक है, सॉरी कैश टू रियलाइजेशन, एसेट बेच रहे हैं पहले। फर्नीचर और मशीनरी को 10% कम में बेचेंगे, यहाँ डिटेल लिखो। फर्नीचर कितना में बिकेगा? 36,000, 40,000 का है, 4,000 कम, 36, ये 46, 45, ठीक है। स्टॉक का देखो कितना में बिका, स्टॉक 22,000 में सेल हुआ है, और डेटर्स को सेटल किए हैं 28,500 में। देखो टोटल कितना रुपया मिला, देखो 131,500। क्लियर है? एसेट्स बेच दिए, पैसा आ गया, लाइबिलिटी को पे कर देंगे। अब लाइबिलिटी भी ऐसा हो सकता है कि ज़्यादा में बिके कम में बिके, क्वेश्चन बता सकता है। जैसे 25,000 का बोला, 24 में सेटल कर दिए, या 26 में देना पड़ गया, तो जितना देना पड़ा उतना लिखेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है, खाली बोला दे दिए, हम यही मानेंगे बुक वैल्यू दिए होंगे, ठीक है। एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश। वैसे ब्रैकेट 10 लिख के सब लिखते हैं। हाँ, ये एंट्रीज में लिख देंगे हम वो ये वाला, ठीक है। बाकी रिलेशन अकाउंट अगर बनाएंगे तो अलग से दिखा देंगे, सबका जोड़ के एक साथ बाहर आउटर कॉलम में जोड़ के लिख देंगे, ठीक है। देखो इतना क्लियर है। अब बचा प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, ठीक है। उसके लिए हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। बनाओ, एक अकाउंट बनाओ, जैसे रिवैल्यूएशन बनता है वैसे। जितना 4 एंट्री है उसको पोस्ट कर देंगे खाली, और कुछ नहीं। यही है रियलाइजेशन अकाउंट। पहला एंट्री रियलाइजेशन टू एसेट, तो रियलाइजेशन में लिखेंगे टू एसेट, लिखो सारा एसेट एक एक करके। टू फर्नीचर, टू मशीनरी, टू स्टॉक, टू डेटर्स। 40, 50, 20, 30। ठीक है। नेक्स्ट काम क्या है? लाइबिलिटी को ट्रांसफर करो, बाय क्रेडिटर, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है इतना। नेक्स्ट एसेट को बेचेंगे, कैश टू रियलाइजेशन, तो बाय कैश। अब यहाँ पे जब बनाते हैं, जब यहाँ डिटेल लिख देते हैं अपने, जैसे लिख दिए फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, ठीक है। यहाँ जोड़ के लिख देते हैं अलग अलग, 36, 45। नेक्स्ट एंट्री था लाइबिलिटी को पे करने का, टू कैश। आगे इतना समझ में, जो बचा वो है प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन। करो टोटल।
इधर का टोटलिंग एक 40 और 40 किया हुआ था ना, वो उतना का तो किया हुआ था, एक 40, ये 40 जोड़ दो, एक 80, इधर भी एक 80, इधर का टोटलिंग किया हुआ था 131,500, खाली 40 जोड़ दो, 171,500, 8,500 लॉस। डिवाइड हो जाएगा ए और बी के बीच में, जो भी रेशियो है, बताया था क्या ना, इक्वल 4250, 4250, खत्म। देखो कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? रियलाइजेशन अकाउंट में टेली करेगा। अरे ये तो प्रॉफिट या लॉस एक चीज निकलेगा, टैली जैसे रिवैल्यूएशन है, दोनों तरफ में से एक तरफ ज्यादा होगा, दूसरा कम होगा, इधर इधर आ रहा है तो लॉस निकलेगा, उधर आएगा तो प्रॉफिट निकलेगा, वही चीज। क्लियर इतना? बेसिक आ गया, रियलाइजेशन बना, हम बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सिंपल एसेट लाइबिलिटी दिया तो बेच के पैसा रियलाइज करके अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। चलो अभी इतना, बाकी नेक्स्ट क्लास। देख लो ऑनलाइन वाले कुछ डाउट है तो, वरना बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसका भी एंट्री पास करना पड़ेगा सर। हाँ, इसका ऊपर एक एंट्री जगह छोड़ा भी था मैं, कर लेना, लॉस ऑन लॉस का एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन।